हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। अब हम लोग आगे पार्ट नंबर 8 पर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर 154 और इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट राइट नंबर 5th और राइट नंबर 6th हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो राइट नंबर 5th है आपका कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। देखिए अब ये जो दो राइट्स बचे हुए हैं जिनमें से 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये 6th राइट की वजह से ही बाकी के 5 राइट्स हैं, इतना आप समझिए। 5th राइट भी इंपॉर्टेंट है ना, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। देखिए इसका मतलब क्या है, हमारे देश में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स को आप लोग ऐसे समझिए कि इन सब कल्चर्स को, इन सब धर्मों को, इन सब कास्ट वालों को, जितनी भी कास्ट है, जितने भी धर्म है, इतने भी कल्चर है हमारे देश में, इन सबको अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की अनुमति होगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब वो तो आप समझेंगे कि स्कूल, कॉलेज, चलिए वो तो खोल ही रहे हैं, सरकार के खोल रहे हैं, CBSE खोल रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपने खोल रहे हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। इनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदुओं में आर्य समाज सुने होंगे, है ना, और मुस्लिम्स में मदरसे। ठीक है, ये सब कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में आते हैं। मतलब कि बात ये है कि कोई भी धर्म ये ना सोचे कि हमारे धर्म को साइड में रखा जा रहा है, हमारे धर्म को इज्जत नहीं दी जा रही, इसके लिए वो अपने धर्म की शिक्षा अपने धर्म के लोगों को दे सके, इसके लिए उसको एजुकेशन राइट्स की स्थापना की गई है। 5th पॉइंट में जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हैं वो दिए गए हैं, जिसके माध्यम से वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। आर्य समाज है हिंदुओं के, ठीक है, उसमें आपको गीता के बारे में, पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में बताया जाता है, हिंदू धर्म के। मदरसे मुस्लिम्स में खोले जाते हैं, इसमें आपको इस्लामी शिक्षा दी जाती है जो मुस्लिम समाज में चलती है। तो बात यह है कि कल्चरल और एजुकेशन राइट्स में बात तो नहीं है कि एजुकेशन की स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, वो अलग है, वो तो ऊपर आ गया ना राइट टू फ्रीडम में कि 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार मुफ्त में शिक्षा देगी, वो उधर आ गया। यहाँ पे धर्म के नाम पर, है ना, धर्म की बात होगी, कल्चर की बात होगी। कोई भी धर्म हो, कोई भी कल्चर हो, कास्ट हो, अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकें ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ इस देश में हमारे धर्म को भी जगह दी जा रही है, उसको भी इज्जत दी जा रही है। चलिए इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अच्छा, आर्टिकल 29-30 है इसका, ये ध्यान रखेंगे आप। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, देखिए सभी बात आ गई, जितनी भी माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जो कम है ना, 50% से कम, जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। रिलीजियस चाहे वो धार्मिक रूप से हों या लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर, है लैंग्वेज, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकेंगे ताकि उनके कल्चर को भी मान्यता दी जा सके, उसको भी रिस्पेक्ट मिले एक देश में। ठीक है, तो ये आपका राइट नंबर 5 था। राइट नंबर 6 क्या है, देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल एक ही है बस, 32। आप सिर्फ इतनी सी बात समझिए, रेमेडी का मतलब है रिलीफ, और रिलीफ वर्ड जुड़ा हुआ है राहत से। हम यहां किस बात की राहत देने की बात कर रहे हैं, रिलीफ देने की बात कर रहे हैं हम। देखिए आपने बात करी, हमने 5 राइट्स पढ़ लिए। अब मान लीजिए इनमें से किसी राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, मेरे इन राइट्स के साथ कुछ गलत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी धर्म को प्रैक्टिस करना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग या सरकार मुझे उस धर्म को प्रैक्टिस करने से मना कर रही है, रोक रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, है ना। ये ऊपर जो आपने 5 राइट्स पढ़े, अगर इनमें से किसी राइट्स का गलत उपयोग किया गया या इनमें से किसी राइट को मुझसे छीन लिया गया, तो मैं क्या करूंगा। जैसे मान लीजिए राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार, कि कानून के सामने सब बराबर हैं, अगर वो बराबरी का अधिकार मुझे नहीं दिया गया तो क्या, है ना, राइट टू इक्वलिटी मुझे नहीं दिया गया तो क्या मैं करूं। तो इसके लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बनाया गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता है या उसके साथ कुछ गलत होता है और आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट मतलब वही जुडिशरी, है ना, पहले हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और मैंने बताया था जुडिशरी क्यों है, पनिश करने के लिए लोगों को, उन लोगों को जो कुछ गलत कर रहे हैं, सबको न्याय दिलाने के लिए है, क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, सबको एक ही नज़र से देखती है,
उसके सामने कोई वीआईपी हो, भारत के प्रधानमंत्री हो या हम आम आदमी हो, सब बराबर हैं। वो कानून की किताब के हिसाब से डिसीजन देती है, ठीक है। तो जब उसकी नज़रों में सब बराबर हैं तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको यही बता रहा है कि आप जब आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप उस गलत के खिलाफ आवाज कहां उठाएंगे, रिलीफ कैसे पाएंगे, राहत कैसे लेंगे खुद के लिए, कोर्ट जाकर कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। फिर कोर्ट में केस चलेगा और कोर्ट को जैसा लगेगा, जज को जैसा लगेगा वैसा वो डिसीजन देंगे। हर केस में आप ही सही नहीं होंगे, हो सकता है कि आपने जो केस किया है या आप कोर्ट पहुंचे हैं तो आपकी कुछ गलती भी है तो वो आपको बताई जाएगी, है ना। और अगर आपके साथ सचमुच कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट उसको डिसीजन देगी आपके हक में, ठीक है। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आर्टिकल 32 एक ही आर्टिकल है, इसको पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। स्टेट मतलब वही गवर्नमेंट ने अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, वायलेटेड मतलब तोड़ा है ना, कानून के अगेंस्ट काम करा है, ऐसा लगता है एक पर्सन को, तो वो कोर्ट जा सकता है। ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। क्लियर है बात, ये बातें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल ढंग से, और ये पूरे आपके फंडामेंटल राइट्स पूरे हो जाते हैं 6। फिर टॉपिक है सेकुलरिज्म, वेलफेयर स्टेट, है ना। पार्ट नंबर 9 में इसको करके हम चैप्टर को एंड कर देंगे, है ना। अब ये चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पे आ गया है। एक बात मैंने आपसे पूछी थी शुरुआती लेक्चर्स में कि कोटा से लोकसभा के जो मेंबर हैं वो कौन है, तो आप लोगों ने होपफुली देख लिया होगा। उसका आंसर ओम बिरला, है ना। ओम बिरला लोकसभा के मेंबर है। कोटा और बूंदी एक ही एरिया है, ये एक ही साथ गिना जाता है। तो कोटा बूंदी के लोकसभा मेंबर हैं ओम बिरला, जो कि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट फीचर को इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो ये है कि ये लोकसभा के स्पीकर भी हैं, है ना। अब लोकसभा के स्पीकर का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा अगर एक क्लास है, लोकसभा अगर एक क्लास है तो उस क्लास के मॉनिटर है ओम बिरला, है ना। उस क्लास के मेंबर भी हैं और उस क्लास के मॉनिटर भी हैं। आपको क्लास का मॉनिटर बनने के लिए क्लास का स्टूडेंट तो होना पड़ेगा ना, तो वो क्लास के स्टूडेंट यानी कि उस क्लास के मेंबर भी हैं, लोकसभा के मेंबर भी हैं, फिर बाद में वो लोकसभा के मॉनिटर भी बने हुए हैं। मॉनिटर मतलब कि सबको मॉनिटर करते हैं, है ना। वहाँ पे डिसिप्लिन बना के रखते हैं कौन, क्योंकि बहुत सारे मेंबर हैं तो कौन पहले सवाल पूछेगा, कौन सवाल पूछ सकता है, किसकी बारी कब आएगी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम ओम बिरला का है वहाँ पे, है ना, जो आपके कोटा से लोकसभा मेंबर है, ठीक है। जिसने देखा था अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर सेकुलरिज्म और ये आगे जो है पार्ट नंबर 9 में बात करते हैं इसकी। थैंक यू।